Assalamualaikum and welcome to all the wonderful students who have joined us in this video. So we are going to continue the series of CS 409, that is Introduction to Database Administration, and as you can see हमने lecture number 101 से इस वीडियो में स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसाइकल बिन की। अब रिसाइकल बिन आपके पास क्या है, ये एक डेटा डिक्शनरी टेबल है। डेटा डिक्शनरी आपके पास क्या होती है, विच कंटेन्स द मेटा डेटा, या जिसे हम कहते हैं कि डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, तो रिसाइकल बिन जो है वो एक टेबल है डेटा डिक्शनरी टाइप का, जिसमें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आप ड्रॉप कर चुके होते हैं अपने स्कीमा से, जिसको आप डिलीट कर चुके होते हैं। अच्छा, अब वो कौन कौन से ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो आपके पास कोई टेबल्स हो सकते हैं, उनके इंडेक्सेस, कोई उस पर अगर आपने कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है लाइक नॉट नल या यूनिक या इस तरह से कोई भी आपने कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, या कोई टेबल के अंदर टेबल है, नेस्टेड टेबल्स, तो मतलब इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो आपके सिस्टम में लाइक उन्होंने अभी तक स्पेस ऑक्यूपाई की होती है, बट द थिंग इज़ कि वो रिसाइकल बिन का पार्ट होती हैं। ठीक है, सो क्या होगा कि अगर आपने लाइक क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, क्या इफ़ यू डू वांट के जो रिसाइकल बिन में चीज़ें सेव हैं तो वहाँ भी डायरेक्ट स्टोर ना हो, क्योंकि अगर वहाँ पे भी रिसाइकल बिन में चीज़ें रखी हुई हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वो भी स्पेस तो ले रही हैं। ठीक है, तो हमने तो क्या करना था कि फ्री स्पेस करनी थी अपने सिस्टम में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिसाइकल बिन, कि आपने सारे आइटम्स को, सारे डेटा को, सारी फाइल्स को जो है वो रिसाइकल बिन से सिलेक्ट कर लेना है, ताकि स्पेस जो है वो आपके पास फ्री हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे है कि आपके पास समटाइम्स क्या होता है कि जब ड्रॉप टेबल हम लाइक आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी फ़ाइल निकाली और उसको आपने कर दिया डिलीट, अब वो चली जाएगी रिसाइकल बिन में। अब क्या होगा कि रिसाइकल बिन जो है वो सिस्टम जनरेटेड उन्हें नेम देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल ड्रॉप किया, स्टूडेंट नाम था उस टेबल का, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया और फिर मैंने अपने स्कीमा में जो है वो दोबारा से एक नया टेबल बनाया और उसका नाम स्टूडेंट दे दिया। अब मैं ये क्यों कर सकी, क्योंकि मैंने ड्रॉप कर दिया था जो पहले से बना बनाया टेबल था स्टूडेंट, उसको मैंने ड्रॉप किया और वो चला गया रिसाइकल बिन में ड्रॉप टेबल के नाम से, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल के नाम से, और मैंने अब अपनी स्कीमा में एक नया टेबल बनाया और उसका नाम स्टूडेंट रख दिया। अब कभी फ्यूचर में मुझे वो स्कीमा वाला जो टेबल है वो फिर से डिलीट करना पड़ा, मैंने उसको फिर से डिलीट किया, फिर वो दूसरे वाला स्टूडेंट टेबल फिर रिसाइकल बिन में चला गया, तो अब रिसाइकल बिन तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि दो सेम नेम के टेबल्स पड़े हुए हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि एक सिस्टम जनरेटेड नेम जो है वो रिसाइकल बिन में दिया जाता है। ठीक है, ताकि यूनिक आईडी जो है वो दी जाए। और यहाँ पे वेरिएंट क्या है ये मैंने आपको बता दिया था, वेरिएंट नंबर। तो बिन मतलब रिसाइकल बिन डॉलर यूनिक आईडी, के जब भी रिसाइकल बिन में या बिन में कोई भी आइटम जाता है, कोई भी टेबल या कोई भी इस तरह का व्यू या इंडेक्स जाता है, तो उसको यूनिक आईडी मिलती है और एक वो वेरिएंट नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टैब, अब आपने टैब से सारा कुछ जब किया तो सिलेक्ट किया, तो फिर क्या होगा कि जो आपके पास रिसाइकल बिन में जितने भी टेबल्स हैं उन टेबल्स की क्या टाइप है, क्लस्टर्ड है या नॉन क्लस्टर्ड है, वो आपको यहाँ से सारा कुछ जो है वो शो हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टैब के लें वहाँ से। ठीक है, अच्छा, फिर रिसाइकल बिन को डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। अगर आप सेट रिसाइकल बिन जो है वो ऑन करते हैं या उसका स्कोप अगर ऑन रखते हैं, एसपी फाइल में, एसपी फाइल आपके पास होती है सर्वर पैरामीटर फाइल। ठीक है, तो अगर इसमें आप ऑन रखते हैं तो क्या होगा कि हमारा रिसाइकल बिन इनेबल्ड होगा और जब हम कुछ डिलीट करेंगे तो वो पहले रिसाइकल बिन में जाएगा। और अगर हम उसको डिसेबल रखेंगे तो क्या होगा कि जब हम कुछ डिलीट करेंगे तो वो डायरेक्टली पर्ज हो जाएगा, लाइक स्पेस फ्री हो जाएगी। सो अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्टली जो है वो आपके पास क्या हो कि लाइक रिसाइकल बिन में ना जाए कोई भी चीज़ डिलीट होके और आपको जो है वो फ्री स्पेस से डायरेक्टली मिल जाए, तो हम क्या करते हैं कि हम पर्ज कमांड जो है, पर्ज स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। और वो कैसे करते हैं देखें, जैसे पर्ज टेबल, और ये जो बिन में आपके पास यहाँ पे जो भी नंबर गया था, यहाँ पे ये देखें आपके पास डॉलर और फिर आपके पास यूनिक आईडी डॉलर और फिर उसका वेरिएंट। ठीक है, तो पर्ज टेबल कमांड, इसी तरह पर्ज हम टेबल स्पेस को भी कर सकते हैं। और हम पर्ज टेबल स्पेस के आगे आपने कोई एग्जांपल दे दी कि ये यूज़र कोई ओ ई, या यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें कि ये वाला जो यूज़र जो टेबल स्पेस यूज़ कर रहा था उसको फ़ौरन से पर्ज कर दो। अच्छा, फिर हम रिसाइकल बिन से किसी ऑब्जेक्ट को अगर वापस अपने सिस्टम में लेके आना चाहते हैं, लाइक सम पॉइंट इन टाइम यू डू रियलाइज़ कि आपने तो उसको डिलीट नहीं करना था, आपने तो उसको वापस अपने सिस्टम में लाना है, तो फिर हम उसके लिए कमांड यूज़ करते हैं फ्लैश बैक टेबल, फिर टेबल का नाम टू बिफोर ड्रॉप, मतलब समझें कि एक लाइन में लिखा हुआ है कौन सा वाला, फ्लैश बैक टेबल टू, फिर टेबल का नाम टू बिफोर ड्रॉप, के बिफोर ड्रॉप से पहले जहाँ पे वो था वहाँ पे आ जाए फ्लैश बैक टेबल के ज़रिए से। फिर आपने उसको नया नेम दिया कि री नेम टू, फिर आपने जो भी नया नाम देना है वो लिख देना है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपको करके दिखाया हुआ है कि शो रिसाइकल बिन करेंगे तो आपको रिसाइकल बिन के सारे कंटेंट्स नज़र आ जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है
ड्रॉपिंग इंडेक्स के हम इंडेक्सेस को जो है वो कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखें कि किसी भी इंडेक्स को ड्रॉप करने के लिए आपके पास जो है वो इंडेक्स आपकी स्कीमा में, आपकी टेबल में, आपकी डेटाबेस में ज़रूर मौजूद होना चाहिए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास एक प्रिविलेज होनी चाहिए, एक कमांड होनी चाहिए, आपके पास एक राइट होना चाहिए किस चीज़ का, ड्रॉप एनी इंडेक्स के, कोई भी इंडेक्स ड्रॉप करने की ये वाली एग्जैक्ट जो कमांड है, या फिर आपके स्कीमा में वो इंडेक्स मौजूद हो तो फिर क्या कर सकते हैं, हम वो इंडेक्स ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आपने इंडेक्स इतनी मुश्किल से तो क्रिएट किया था, अब ज़रूरत ही क्या है उसको ड्रॉप करने की। तो इंडेक्स को ड्रॉप करने की काफ़ी सारी रीज़न्स हो सकती हैं, या तो आपको वो नियर फ्यूचर में नहीं चाहिए, या फिर आपको लगता है कि लाइक इंडेक्स हमने जिस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए, जो काम जिस मकसद के लिए हमने इंडेक्स बनाया था, वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। ठीक है, उसके अलावा एप्लीकेशंस जो हैं वो इंडेक्स को नहीं यूज़ कर रही डेटा में क्यूरीज लगाने के लिए, बल्कि वो डायरेक्ट फेच कर रही हैं डेटा को, या इंडेक्स कोई इनवैलिड हो गया है और उसको दोबारा से बनाने के लिए, दोबारा से वैलिड करने के लिए पहले ज़रूरी है कि उसको ड्रॉप कर दें, या इंडेक्स के बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स हो गए हैं और उसको दोबारा से बनने के लिए पहले ज़रूरी है कि पहले वाले इंडेक्स को आप ड्रॉप कर दें। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जब हम एक इंडेक्स ड्रॉप करते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्सटेंट्स होती हैं, इंस्टेंशिएशंस होती हैं, वो क्या होती हैं, वो टेबल स्पेस में वापस चली जाती हैं और फिर वो किसी और टेबल स्पेस में किसी और इंडेक्स के लिए अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, मतलब जगह आपके पास खाली हो जाती है। अच्छा, अब आपके पास क्या स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए से आपको इंडेक्स ड्रॉप कर सकते हैं। इट्स सिंपल कि ड्रॉप इंडेक्स एंड देन यू हैव इंडेक्स नेम, राइट। फिर उसके बाद आ जाती है कि बात आ जाती है कि कब आपने ड्रॉप इंडेक्स कमांड जो है वो यूज़ नहीं करनी। सो हम इंडेक्स कमांड जो है वो तब नहीं यूज़ कर सकते जब आपके पास वो इंडेक्स, लाइक जिस कॉलम पे आपने इंडेक्स अप्लाई किया हुआ है वो किसी टेबल की यूनिक की या प्राइमरी की बना हुआ है, तो उसके लिए पहले ज़रूरी होता है कि आप जो है वो यूनिक की या प्राइमरी की को कैस्केड डिलीट करें, और फिर जो है वो हम क्या करें कि ड्रॉप इंडेक्स फिर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाता है टॉपिक नंबर 103। इसमें हमने बात करनी है डेटा डिक्शनरी व्यूज़ की इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे देखें व्यूज़ की 3 टाइप्स हैं, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब हम DBA_व्यू यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को सारी एक्सेसेस और ग्रांट्स और परमिशंस है, राइट। ऑल_ जब यूज़ करते हैं सो इसका ये मतलब होता है कि सारे यूज़र्स, सारे DBAs, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स और सारे यूज़र्स के पास जो हैं वो ग्रांट्स हैं। और यूज़र_ जब यूज़ करते हैं हम ये वाला व्यू, तो इसका ये मतलब होता है कि जो डेटा है या जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्कीमा है, वो आपके पास जो करंट सेशन चल रहा है, लाइक एक सेशन आपने जैसे ओरेकल की हमने असाइनमेंट्स की हैं, इफ़ यू डू रिमेंबर, तो उसमें क्या होता है कि आप एक पर्सन एक टाइम पे कोई सेशन स्टार्ट करते हैं ना ओरेकल में, ओरेकल वर्कशॉप में फॉर एग्जांपल, तो जो करंट यूज़र होगा उसको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, विजिबल होगी उसे। ठीक है, तो DBA, ऑल और यूज़र में, इन तीनों में ऐसा ये डिफरेंस है। अच्छा, अब SQL स्टेटमेंट जिसकी वजह से हम जो है वो इंडेक्स रिलेटेड व्यूज़ जो हैं वो शो कर सकते हैं या डिस्प्ले करवा सकते हैं स्क्रीन पे। तो सिलेक्ट, फिर आपने टेबल का नाम लिखा, फ्रॉम डिक्शनरी के डेटा डिक्शनरी से आपने उस टेबल को सिलेक्ट किया, किस टेबल को, जहाँ पे टेबल का नाम जो है वो इंडेक्स हो। ठीक है, ये परसेंटेज के साइन जो है वो आपको लाइक ऑपरेटर के साथ अक्सर ही आपको इस बुक में या इस सब्जेक्ट में नज़र आएंगे। और इसमें क्या है कि आपने टेबल को सिलेक्ट किया, पहले सिलेक्ट, फिर आगे टेबल का नाम लिखा, फ्रॉम डिक्शनरी लाइक डेटा डिक्शनरी, और फिर आपने बताया कि वो टेबल नेम जहाँ जो जिसमें इंडेक्स हो कोई ना कोई। ठीक है, इसके अलावा हम इंडेक्स स्टैटिस्टिक्स, इंडेक्स हिस्टोग्राम्स या ऑब्जेक्ट यूजेज या डिफरेंट व्यूज़ हैं जिनको हम यहाँ IND सिंपल इंडेक्स की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि आपने जो है वो लाइन साइज़ पहले सेट किया 100 पे, फिर आपने इंडेक्स का नाम लिखा, इंडेक्स की टाइप लिखी और लाइक टेबल का नाम लिखा, और इन सबको हमने सेलेक्ट कमांड के साथ यूज़ किया कि हमने सेलेक्ट करना है इंडेक्स नेम, इंडेक्स टाइप और टेबल नेम। तो देखें आपके पास आउटपुट में जो है वो इंडेक्स नेम, इंडेक्स टाइप और टेबल नेम आ गए ना शो के। फ्रॉम यूज़र इंडेक्सेस, अब ये टेबल का नाम है। वेयर, जहाँ पे टेबल का नाम आपके पास क्या हो, एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल में ये वाले कॉलम्स जिन पे इंडेक्स लगे हुए थे, DBA ने किसी टाइम पे लगाए थे, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास जो है कह लें कि एक इंडेक्स है यूज़र इंडेक्स, उसका आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया I, और एक आपके पास है यूज़र इंडेक्स कॉलम्स, लाइक वो वाले कॉलम्स जिन पे इंडेक्स लगा हुआ है, और उनको आपने एक लाइक उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया C। अब आपने देखना है कि ये जो यूज़र इंडेक्सेस हैं वहाँ पे जब टेबल नेम एम्प्लॉय के बराबर होगा तो आपने क्या करना है कि इस यूज़र इंडेक्स वाले टेबल को इस कॉलम वाले टेबल के जो है वो बराबर कर देना है। ठीक है,
तो ये बेसिकली ये कमांड्स और ये वाला कोड जो है वो इसलिए शो होता है कि आपने जब किसी टेबल के किसी कॉलम का इंडेक्स शो करना होता है तो हम पहले सेलेक्ट के आगे वो सारे कॉलम्स लिख देते हैं, उन कॉलम्स के नेम जो भी आपने सेलेक्ट करने होते हैं। फिर आप बताते हैं कि एक तो यूज़र इंडेक्सेस लाइक एक तो टेबल है और एक टेबल के अंदर मौजूद कॉलम्स हैं। और फिर हमने बताया कि ये वाला टेबल है जहाँ जो एम्प्लॉई के बराबर हो, लाइक एम्प्लॉई टेबल में आपने जो है वो आई के टेबल नेम को सी के टेबल नेम के जो है वो इक्वल करना है। सो अगर आपको ये और सेम यही वाली वो स्लाइड है, अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं भी समझ आ रहा तो इसको एक दो बार खुद से कर लें, या फिर वीडियो एक दो बार रिपीट कर लें, या अगर फिर भी नहीं आ रहा देन यू कैन आस्क मी फ्रॉम द कमेंट्स सो दैट आई कैन बेटर मेक यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा रफ एंड टफ टॉपिक है लेकिन इसका बस मेन आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, लाइक इसका क्या सिंटेक्स है, देन यू विल बी बेटर एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन योर एग्ज़ाम्स। अच्छा जी, अब आ जाता है लेक्चर नंबर 104 और इसमें हमने क्लस्टरिंग की बात करनी है। क्लस्टर्स जो हैं वो बेसिकली टेबल्स के अंदर मौजूद डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। एक क्लस्टर में एक से ज़्यादा टेबल्स होते हैं, लाइक एक या एक से ज़्यादा टेबल्स होते हैं और वो टेबल्स आपस में कोई ना कोई उनका कॉलम आपस में शेयर कर रहा होता है। लाइक अब एक टेबल आपके पास एम्प्लॉई टेबल एंड देन यू हैव अ टेबल विच इज़ टर्म्ड एज डिपार्टमेंट, तो उन दोनों में एक कॉलम सेम होगा, लाइक एम्प्लॉय टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर होगा और डिपार्टमेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर होगा। तो फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई इन दोनों को जो है वो हम क्लस्टर कर सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि क्लस्टर जो होता है ना वो क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा टेबल से मिलकर बनता है। सही हो गया। क्लस्टर की, अब जैसे मैंने बताया कि क्लस्टर में आपके पास जितने भी टेबल्स मौजूद होंगे वो कोई क्लस्टर की कोई कॉमन की शेयर कर रहे होंगे, तो हम उसको कहते हैं क्लस्टर की। लाइक वो कॉलम जो दोनों टेबल्स में या क्लस्टर में मौजूद सारे टेबल्स में अगर जो एक कॉलम हर टेबल में मौजूद होगा आपके गिवन क्लस्टर में, तो हम उसको कहेंगे कि ये क्लस्टर की है। सही हो गया। तो जब क्लस्टर क्रिएट करते हैं तो फिर क्या होता है कि हम उसमें कोई ना कोई टेबल भी बाद में ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन बिफोर एनी रोज कैन बी इंसर्टेड इनटू द क्लस्टर टेबल द क्लस्टर इंडेक्स मस्ट बी क्रिएटेड। अब यहाँ पे उसने बात की कि भाई आपने दो या दो से ज़्यादा टेबल्स का समझ लें एक क्लस्टर बना लिया जिनका कोई कॉमन कॉलम था, एंड देन एट सम पॉइंट इन टाइम यू डू रियलाइज़ कि नहीं मुझे तो एक और टेबल भी इस क्लस्टर में ऐड करना था कि मैं उसका कॉलम नेम तो कोई सेम रखूँगा, कॉलम सेम रखूँगा, लेकिन मुझे एक और टेबल चाहिए ही क्लस्टर में। तो आप क्या करेंगे कि एक टेबल ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्लस्टर में मौजूद किसी टेबल में डेटा को इंटर करने के लिए पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक क्लस्टर इंडेक्स बनाएं। क्लस्टर्स अगर हम इफेक्ट ऐड यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमने क्लस्टर टेबल्स में और कोई इंडेक्स वगैरह लगाए होते हैं वो उनकी फंक्शनैलिटी पे उनकी वर्किंग पे कोई फ़र्क खास नहीं पड़ता। जो बाकी इंडेक्सेस होते हैं हम उनको लाइक क्लस्टर इंडेक्स के अलावा वाले जो क्लस्टर्स इंडेक्सेस हैं हम उनको क्रिएट और ड्रॉप एज यूजुअल जो है वो हम कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर एट ऑल। फिर आ जाता है कि आपने टेबल्स जो हैं वो क्लस्टर के लिए कैसे सिलेक्ट करने हैं। तो ऐसे टेबल्स आप क्लस्टर बना सकते हैं उनके, ऐसे टेबल्स के जो प्राइमरीली जो है वो क्यूरीड हों, जिनको जो है वो बार बार जो है वो अपडेट वगैरह ना किया जाता हो। ठीक है। उसके अलावा टेबल्स की वो वाली रोज़ जो हैं वो क्लस्टर की जा सकती हैं जिन्हें इकट्ठा इकट्ठा जो है वो यूज़ किया जा सकता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल एक होगा स्टूडेंट सी टेबल और एक होगा कि लाइक मार्क्स कैलकुलेटर। तो आप नोट करेंगे एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कि मुझे ये वाले टेबल्स लाइक स्टूडेंट टेबल और एक मार्क्स टेबल ये दोनों मुझे अक्सर इकट्ठे चाहिए होते हैं, तो आप उन दोनों को उठा के एक क्लस्टर में रख दें। ठीक है। इसी तरह एक एम्प्लॉई टेबल होगा, एक सैलरी टेबल होगा, तो आप वक्त के साथ साथ रियलाइज़ करेंगे कि मुझे दो टेबल अक्सर चाहिए होते हैं इकट्ठे इकट्ठे, तो आप उनको जो है वो एक क्लस्टर बना के रख लेंगे इस तरह से। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब आपने बात करनी है कि भाई मैं क्लस्टर की का कॉलम कैसे सिलेक्ट करूँ कि मैं किस कॉलम को क्लस्टर की कहूँगा। तो आपने ये देखना है कि अगर बहुत सारे कॉलम्स जो हैं तो पहली बात तो ये आ जाती है कि वो कॉलम जो ज़्यादातर क्यूरीज़ में इस्तेमाल हो रहा है या जो सारे टेबल्स में सेम चल रहा है वही क्लस्टर की बनता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं तो फिर जैसे प्राइमरी की कोई कंपोजिट की हो सकती है, लाइक स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट CNIC नंबर, इन दोनों को मिला के कंपोजिट की बना सकते हैं ना, हमने मिड टर्म्स में पढ़ा था। तो इसी तरह से क्लस्टर की बनाते हुए भी आपने ये देख लेना है कि भाई अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स इकट्ठे एक्सेस हो रहे हैं तो उनको हम जो है वो मिला के कंपोजिट की बना देते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं लेक्चर नंबर 105। इसमें आपके पास आ जाती है बात कि आपने जो है ना क्लस्टर्स को कैसे क्रिएट करना है, कैसे ऑल्टर करना है। तो क्लस्टर्स को क्रिएट करने के लिए आपके पास जो एक प्रिविलेज होनी चाहिए, क्रिएट क्लस्टर होनी चाहिए आपके पास। और अगर आप किसी और सिस्टम का स्कीमा किसी और यूज़र का डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास क्रिएट एनी क्लस्टर सिस्टम प्रिविलेज जो है वो
होनी चाहिए। सही हो गया। फिर उसके बाद एंड अ कोटा फॉर द टेबल स्पेस इंटेंडेड टू कंटेन द क्लस्टर और द अनलिमिटेड टेबल। अच्छा, और अगर इसी तरह आपने एक ये बात कि आपके पास क्रिएट क्लस्टर या क्रिएट यानी क्लस्टर सिस्टम प्रिविलेज होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास अनलिमिटेड टेबल स्पेस भी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है अगर आपके पास स्टोरेज स्पेस इशू नहीं होगा तो फिर ही जो है वो हम उसको लाइक क्लस्टरिंग वगैरह में स्टोरेज लगा सकते हैं ना। अगर आपके पास पहले ही मेमोरी और स्टोरेज कंस्ट्रेंट है तो फिर आप कहाँ से क्लस्टर्स बनाएंगे? डेफिनेटली आप नहीं बना सकते। ठीक है। अब SQL DDL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड फॉर क्लस्टर। तो यहाँ पे अब आपने अगेन आई विल से कि आपने एक बार सिंटैक्स इन चीज़ों के देख लेने हैं और तकरीबन ही सेम है, बस इनको एक बार देख लेना है और पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है आपने इसका मेन सिंटैक्स मेन कमांड्स और लिख के आनी है। कुछ भी इस पेपर में आपने ड्रॉप नहीं करना, कुछ ना कुछ लिख के आ जाएं, उसके मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। एटलीस्ट आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो ज़रूर सिक्योर हो जाएंगे। ठीक हो गया। खैर, अब आपने क्या करना है कि आपने कमांड लाइक यहाँ पे आपने कीवर्ड यूज़ किया क्लस्टर का और आपने कहा कि क्रिएट क्लस्टर। आगे क्या करते हैं, क्लस्टर का दिया नाम। फिर आपने यहाँ पे बताया कि किस चीज़ पे क्लस्टर बनाना है। डिपार्टमेंट नंबर पे जो है वो आपने क्लस्टर बनाना है। लाइक क्लस्टर की आपने यहाँ पे डिसाइड की, ये वाली क्लस्टर की है कि डिपार्टमेंट नंबर पे क्लस्टर की बनाई। और नंबर यहाँ पे क्या है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इंट, फ्लोट, डबल, मतलब ये जो डेटा टाइप्स है ना, इसी तरह नंबर जो है वो SQL में डेटा टाइप है। ठीक है। और इसका साइज़ आपने 3 दे दिया। फिर अब आपने इस क्लस्टर का साइज़ दिया 600। फिर टेबल स्पेस लिखी और उसका नाम लिखा। फिर स्टोरेज की बात आ गई। स्टोरेज में स्टार्ट में आप देंगे 200 किलोबाइट्स। फिर एट सम पॉइंट इन टाइम अगर बाद में क्लस्टर को और स्टोरेज स्पेस चाहिए होगी तो नेक्स्ट में हम उसको 300 किलोबाइट्स और दे देंगे। फिर मिनिमम नंबर ऑफ उसमें एक्सटेंट्स जो हैं वो 2 होंगी और उसमें परसेंटेज इंक्रीज जो है वो 33% होगी। परसेंटेज इंक्रीज़ जो है वो आई विल अगेन रिपीट, हमने इसको आई गेस फर्स्ट वीडियो में भी कवर किया था। परसेंटेज इंक्रीज़ में ये होता है कि हम कहते हैं कि आपका जो टेबल स्पेस है या कह लें आपकी एक स्टोरेज लोकेशन है कहीं मेमोरी में, तो हम कहते हैं कि भाई 100% आपके पास स्टोरेज खाली है, लेकिन ये रूल है कि 80% आप डेटा फिल कर लें लेकिन 20% जो है वो हर वक्त खाली रहनी चाहिए। समझ लें कि एमरजेंसी पर्पसेस के लिए। ठीक है। तो 33% अब वो यहाँ पे कह रहा है कि परसेंटेज जो है वो ज़रूर खाली रहेगी। अच्छा, अब टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं? अगर आपके पास क्रिएट टेबल या क्रिएट एनी टेबल कमांड हो, प्रिविलेज हो और अगेन आपके पास अनलिमिटेड टेबल स्पेस होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें आपने एक टेबल बनाया, उसका नाम रखा एम्प्लॉई। फिर आपने इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स और कुछ एट्रीब्यूट्स दिए, जैसे एम्प्लॉई नंबर आपने एक एट्रीब्यूट दिया, उसकी आपके पास डेटा टाइप थी नंबर। इसी तरह एम्प्लॉई नेम की डेटा टाइप थी वेरकेर, इसको आपने प्राइमरी की क्या दिया एम्प्लॉई नंबर को। ठीक है ना। और एम्प्लॉई नेम को आपने क्या दिया, नॉट नल, राइट। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जो है वो क्लस्टर क्रिएट किया। आपने कहा कि डिपार्टमेंट नंबर जो है उस पर हम क्लस्टर की लगाएंगे और ये रेफरेंस किससे लेगा, डिपार्टमेंट टेबल से। ठीक है। और ये क्लस्टर बनाएगा अगेन, जैसे अगर आपको फॉरेन की का जो हम यूज़ करते हैं सिंटेक्स, अगर वो एग्जैक्ट आपको याद है तो यहाँ पे आपने जो है बस क्लस्टर ही लगाना है, फॉरेन की जगह आपने क्लस्टर वर्ड यूज़ करना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक और डिपार्टमेंट टेबल बनाया, पहले एम्प्लॉई था ना और वो इसने क्लस्टर बनाना था डिपार्टमेंट के साथ, तो फिर आपने दोबारा टेबल डिक्लेयर किया डिपार्टमेंट और बाकी सारा कुछ सेम है और इसने अगेन देखें क्लस्टर बना लिया। तो ये वाली लाइन जो है वो दोनों की सेम होगी, क्यों? क्योंकि क्लस्टर आपस में मिलके बना रहे हैं और ये जो है वो एक कॉलम जो है वो शेयर करते हैं और वो कॉलम कौन सा है, डिपार्टमेंट नंबर का। अच्छा, फिर इस तरह क्लस्टर्स को ऑल्टर हम कर सकते हैं और उसके अलावा हम क्लस्टर को जब ऑल्टर करते हैं तो क्या क्या सेटिंग्स हम चेंज कर सकते हैं। हम उसकी कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पेस चेंज कर सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट डिग्री ऑफ पैरेललिज्म के कितने क्लस्टर्स जो हैं वो एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो सकते हैं आपकी डेटाबेस में। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम क्लस्टर्स को जो है वो ड्रॉप भी कर सकते हैं और जब हम क्लस्टर को ड्रॉप करते हैं तो आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आपने या तो सिर्फ, अब क्लस्टर मैंने आपको बताया ना कि टेबल्स का कॉम्बिनेशन है, तो अब टेबल्स का तो कॉम्बिनेशन है तो हम कहते हैं कि ड्रॉप क्लस्टर, फिर क्लस्टर का नाम इंक्लूडिंग टेबल्स, कि उसमें जितने भी टेबल्स आ रहे हैं उनको भी ड्रॉप कर दो। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हमने क्लस्टर्स तो ड्रॉप करने होते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि टेबल्स के अंदर जो कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं प्राइमरी के की के नॉट नल के यूनिक के, वो भी साथ के साथ ड्रॉप हो जाएँ। तो उसके लिए आपने कमांड लगानी है ड्रॉप क्लस्टर, फिर क्लस्टर का नाम इंक्लूडिंग टेबल, कैस्केड कंस्ट्रेंट्स के कंस्ट्रेंट्स को कैस्केड आपने करना है कि वो भी एक एक करके जो है वो डिलीट होते चले जाएं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक नंबर 106। इसमें हमने बात करनी है डेटा डिक्शनरी व्यूज़ फॉर क्लस्टर्स। यहाँ पे अब 3 टाइप के व्यूज़ हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब देखें सिलेक्ट टेबल नेम, हमने लाइक जो है वो टेबल का नाम यहाँ पे पहले दिया फ्रॉम डिक्शनरी, जहाँ पे टेबल नेम जो है इट इज़ लाइक क्लस्टर। तो इफ़ यू डू रिमेंबर हमने इंडेक्स के टॉपिक में पढ़ा था कि वेयर
टेबल नेम लाइक और फिर परसेंटेजेस के साइंस के दरम्यान में आपने जो है वो लाइक ऑपरेटर को यूज़ करते हुए इंडेक्स IND बोला था, राइट। तो अगेन वही बात आ गई कि आपने इनका सिंटेक्स एक बार गौर से देख लेना है। फिर क्लस्टर की बात आ जाए तो क्लस्टर को के लिए कर लेना है सिंटेक्स चेंज, इंडेक्स की बात आ जाए तो इंडेक्स के लिए, व्यू की बात आ जाए तो व्यू के लिए, ठीक हो गया। तो एक बार आपने कर लेना है अच्छे से। इसी तरह इसकी जगह हम और कुछ क्लस्टर के लिए व्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, DBA क्लस्टर कॉलम या यूज़र क्लस्टर कॉलम्स। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के या किस टाइप के व्यू की इस वक्त बात करें। अब देखें SQL के आप कमांड प्रॉम्प्ट में गए, आपने कहा कि कनेक्ट सिस्टम एसिस DBA कि आपने पहले कनेक्शन किया, फिर पासवर्ड और यूज़र नेम इंटर करके पता चल गया कि हाँ भाई अब कनेक्ट हो गया। फिर सेलेक्ट किया गया, आपने जो है वो कॉलम्स के नाम दिए कि क्लस्टर नेम, टेबल स्पेस नेम एंड देन कैशे। तो देखें आउटपुट में वही सारे आपको शो गए। और फ्रॉम यूज़र क्लस्टर्स, तो यहाँ पे नीचे आपने क्लस्टर्स का मतलब जिस क्लस्टर से आपने ये वाले कॉलम्स जो हैं वो उठाने हैं उनका नाम दिया। अच्छा, अब यहाँ पे वही बात आ गई कि वो तो टेबल्स का था ना, लाइक क्लस्टर में जो मौजूद टेबल है। अब टेबल के अंदर किसी स्पेसिफिक कॉलम की बात करें तो सिलेक्ट किया गया, सिंपल आपने जो है वो क्या करना होता है, आपने देने होते हैं कॉलम्स के नाम, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप फ्रॉम और फिर नीचे एक बार टेबल्स का और फिर एक बार टेबल्स के अंदर मौजूद कॉलम्स का जो है वो हम कहते हैं। और फिर उसका एक एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, हम बना देते हैं जैसे एक टेबल, और फिर टेबल के अंदर मौजूद समझ लें कि उसके जो कॉलम थे, एक क्लस्टर, फिर क्लस्टर के अंदर मौजूद जो कॉलम थे। और फिर उन दोनों को हमने आपस में इक्वल करना होता है कि सी, लाइक ये वाला जो है इसका जो ऑब्जेक्ट बनाया है, डॉट ऑपरेटर के ज़रिए से हम कोई कॉलम उठाते हैं, कोई फैच करते हैं, तो सी का जो क्लस्टर नेम है वो बराबर हो जाए इस CC के क्लस्टर नेम से, ठीक है। तो ये वाली कमांड, तो अगेन इसको भी आप एक दो बार गौर से देख लें तो आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स इकट्ठे इकट्ठे तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आ जाता है हैश क्लस्टर्स क्या होते हैं। देखें, हैश क्लस्टर का अगर आप यूज़ करते हैं ना और उसमें कोई टेबल स्टोर करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम अपने डेटा को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। हैश क्लस्टर जो है वो एक ऑल्टरनेटिव होता है किसी नॉन क्लस्टर टेबल का, जिस पे हम कोई इंडेक्स सेट करते हैं। लाइक आप अपने टेबल को क्लस्टर नहीं करना चाह रहे, समझ लें डायरेक्टली, लेकिन हम उस पर कोई इंडेक्स वगैरह लगा के जो है वो उसको क्लस्टर करना चाह रहे हैं कोई हैश फंक्शन यूज़ करके। तो इस तरह से के सिनेरियोज़ के लिए जो है वो हैश क्लस्टर यूज़ होता है। और हैश फंक्शन और हैश फंक्शंस वही होते हैं जिनकी मदद से हम डायरेक्टली जो है वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और इसी तरह जो ओरेकल डेटाबेस है वो असल में एक हैश फंक्शन को यूज़ करती है, और हैश फंक्शन के अंदर हैश वैल्यूज़ होती हैं जिनके की वैल्यू पेयर्स होते हैं कि आप की दें और उसकी की वैल्यू जो है वो आपके पास फाइंड आउट होकर खुद से आ जाती है। तो ये हैशिंग का सॉरी ये हैशिंग का कॉन्सेप्ट आपने कहीं अक्सर देखा होगा, मतलब किसी और सब्जेक्ट में। तो अब ये लाइक जो हम की यूज़ करते हैं ना हैश क्लस्टर के लिए, कोई सिंगल कॉलम भी हो सकती है या अगेन ये कोई मल्टीपल कॉलम की, या जिसे हम कंपोजिट की कहते हैं, वो भी हो सकती है। और जब आपने हैश क्लस्टर में से कोई रो कोई डेटा फाइंड आउट करना होता है तो डेटाबेस सिर्फ वो हैश फंक्शन अप्लाई करता है और की यूज़ करता है, और की से डायरेक्ट आपको वो वैल्यू मिल के सामने आ जाती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड पॉइंट्स रिगार्डिंग द हैश क्लस्टर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो है वो हैशिंग या हैश क्लस्टर्स जो हैं वो यूज़फुल होते हैं। तो अगर क्या होता है कि मोस्ट क्यूरीज आर इक्वालिटी क्यूरीज ऑन द क्लस्टर की, के क्लस्टर कीज़ में हम आमतौर पे सिलेक्ट और वेयर कमांड यूज़ करके कोई इक्वालिटी ऑपरेटर लगा के जैसे हमने कहा था वेयर टेबल नेम इज़ इक्वल टू एम्प्लॉय, वेयर प्राइमरी की इज़ इक्वल टू स्टूडेंट ID, तो मतलब जहाँ पे इज़ इक्वल टू का साइन यूज़ होगा तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि द क्लस्टर की इन द इक्वालिटी कंडीशन इज़ हैश्ड एंड द करस्पॉन्डिंग हैश की इज़ यूजली फाउंड विद अ सिंगल रीड। कि ये जो इक्वालिटी का ये जो ऑपरेटर है, इक्वालिटी ऑपरेटर, ये जो इज़ इक्वल टू का साइन है, इसके वो साथ जो है वो हैश फंक्शन लग जाता है। और इसकी मदद से क्या होता है कि जो भी आपके डेटा में जो वैल्यूज़ आप हमने फाइंड आउट करनी होती हैं वो आपको फ़ौरन से सॉर्ट आउट होकर मिल जाती हैं। जो टेबल्स होते हैं किसी हैश क्लस्टर में वो आमतौर पे स्टैटिक इन साइज़ होते हैं, और हम इसमें इजीली उनके नंबर ऑफ़ रोज़ और उनकी स्पेस जो वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो हम आमतौर पे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी हैशिंग्स होती हैं लाइक क्लस्टर्ड इंडेक्सेस वाली, उसमें हम आमतौर पे स्टैटिक साइज़ नहीं होता, जिसकी वजह से हम एग्जैक्टली नंबर ऑफ़ रोज़ या स्पेस वगैरह जो है वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, ना डिटर्मिन कर सकते, सही है ना। क्या होता है कि इफ़ टेबल्स इन अ हैश क्लस्टर रिक्वायर मोर स्पेस दैन द इनिशियल एलोकेशन, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन कैन बी सब्सटेंशियल बिकॉज ओवरफ्लो ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। अब वो कह रहा है कि हमने ये तो कह दिया कि जब हैश क्लस्टर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके पास जो टेबल्स होते हैं किसी टेबल स्पेस में या हैश क्लस्टर्स में, वो
जो हैं वो स्टैटिक होते हैं, लाइक उनका फिक्स्ड साइज़ होता है, लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम अगर आपको लगे कि भाई नहीं मुझे तो और स्पेस चाहिए, तो फिर क्या होता है कि परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्रेडेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके ब्लॉक्स जो हैं वो ओवरफ्लो कर रहे होते हैं और आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, और आपने यूज़ तो हैश क्लस्टर्स किए होते हैं, ठीक है ना, और हैश क्लस्टर्स तो ज़्यादा स्पेस और एलोकेट ही नहीं करवा सकते, वो तो स्टैटिक होते हैं, तो फिर इसलिए परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब क्लस्टर आपने एक हैश क्लस्टर कैसे बनाना है, देखें बाकी सारा सीन सेम है। यहाँ पे सिर्फ आपने हैश इज़ ट्रायल नंबर के किस की पे आपने जो है वो हैश फंक्शन लगाया, और फिर हैश की आपने जो है वो लिमिट दे दी 150 के इतने जो हैं वो क्लस्टर्स बन सकते हैं इसके। इसी तरह अगर लाइक आपने यहाँ पे क्या किया कि एक ट्रायल टेबल आपने कोई बनाना है, ये भी अगेन क्लस्टर का नाम ही है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। तो क्लस्टर ट्रायल क्लस्टर, और फिर यहाँ पे ये हैश फंक्शन का नाम आ गया ट्रायल नंबर। फिर टॉपिक 108 आ जाता है। इसमें अब ये जो हैश क्लस्टर्स हैं उनको क्रिएट या ऑल्टर कैसे कर सकते हैं, तो देखें ये वाली स्लाइड जो रिपीट हो गई ना, ये वाली भी रिपीट हो गई, ये भी रिपीट हो गई। अच्छा जी, वेल अच्छा, अब हैश क्लस्टर्स के साइज़ को लाइक हमने कैसे एस्टिमेट करना होता है कि आम तौर पे एक हैश की जो है वो एक डेटा ब्लॉक के लिए असाइन की जाती है, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है, जो लाइक आपको स्टार्ट में जितनी स्पेस चाहिए होती है, तो यहाँ पे देखें कितनी हैश कीज़ थी 100, तो 100 को आप 2000 से अगर फॉर एग्जांपल करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ये 200,000 जो है वो लाइक 200 किलोबाइट्स जो है वो कैसे आता है। अब उसने कहा कि हर हैश की के लिए एक एक डेटा ब्लॉक जो है वो असाइंड होता है। अब यहाँ पे साइज़ कितना है 1500 बाइट्स, ठीक है, और हैश की कितनी है 100, तो मतलब हर की के लिए एक एक साइज़ होगा, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1500 को इससे किया आपके पास, तो यहाँ पे देखें, लेट मी टेल यू, पहले आपने 1500 को कर देना है मल्टीप्लाई 100 से, तो आपके पास आ जाता है 150,000 आंसर, ठीक है। अब इसको किलो बाइट्स में करने के लिए, क्योंकि देखें यहाँ के में आंसर आपको बताया ना, किलो बाइट्स में करने के लिए आप इसको 1024 से कर दें डिवाइड, और ये आपके पास आंसर आ जाता है 146, ठीक है। तो ये राउंड अबाउट जो है वो 200 किलो बाइट्स के इक्वल जो है वो बन रहा है। तो इस तरह से जो है वो हम हैश क्लस्टर्स के साइज़ को कर सकते हैं। इसी तरह हैश क्लस्टर्स को ऑल्टर कैसे कर सकते हैं, तो अगेन आपने कमांड यूज़ करनी है ऑल्टर क्लस्टर्स, और उसके लिए आपके पास प्रिविलेजेस होनी चाहिए, ग्रांट्स होनी चाहिए। उसके अलावा क्लस्टर्स को या इन हैश क्लस्टर्स को हम ड्रॉप भी सिंपल कर सकते हैं कि आपने ड्रॉप क्लस्टर यूज़ करना है कीवर्ड, और फिर आपने क्लस्टर का दे देना है आगे से नाम। अच्छा, फिर टॉपिक आ जाता है 109। इसमें अगेन हमने बात करनी है कुछ हैश क्लस्टर्स से रिलेटेड, और यहाँ पे अगेन वो 3 टाइप्स ऑफ व्यूज़ हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। देखें काफ़ी सारी स्लाइड्स, टॉपिक के नाम चेंज हैं और थोड़ा थोड़ा मतलब कीवर्ड चेंज हो रहे हैं उसमें, लेकिन एक ही बात हो रही है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन ऑल दीज मॉड्यूल्स, सही हो गया। सो सिलेक्ट, फिर आपने पहले टेबल का नाम दिया, फिर फ्रॉम डिक्शनरी, जहाँ पे टेबल नेम जो है वो लाइक यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन लगा लें या इस तरह से जो है वो इसके इक्वल हो, ठीक है, या सिनोनिम जिसे हम एलियासेस कह रहे होते हैं। तो आपके पास जो है इसी तरह हम और जो है वो कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे DB अपडेटेबल कॉलम्स, ऑल अपडेटेबल कॉलम्स, या यूज़र अपडेटेबल कॉलम्स। और अपडेटेबल कॉलम्स वो होते हैं जिसमें हम कोई ना कोई अपडेट चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो स्टैटिक नहीं होते। क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए वही आपने सिस्टम के साथ कनेक्ट किया, फिर सेलेक्ट किया, आगे सारे कॉलम्स के नाम दिए, और फिर फ्रॉम किस क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन लेनी थी आपने वो लिख दिया। तो आपको देखें ये सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस क्लस्टर में कौन कौन से टेबल्स मौजूद हैं, कौन से नहीं हैं, दिस एंड दैट एंड ऑल दैट स्टफ। सो अब यहाँ पे अगेन आपके पास जो है वो अगर किसी टेबल किसी पर्टिकुलर कॉलम की बात आ रही है, तो आपने क्या करना है कि सिलेक्ट, अभी वही कॉलम्स के सारे नाम देने हैं, फ्रॉम, फिर एक यूज़र के क्लस्टर्स, और फिर क्लस्टर के टेबल्स वाले कॉलम्स। इसको एक ऑब्जेक्ट दे दिया सी, इसको दे दिया सी। अब ये सी की जगह ABCD जो मर्ज़ी नाम आप दे दें, आपने कहने का मकसद है कि ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना होता है। जैसे अगर आपको याद हो CS 201 301, इनमें हम कोई कोडिंग कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, मतलब स्टूडेंट और आगे उसका ऑब्जेक्ट बना दिया S या STD, इस तरह मार्क्स का आपने ऑब्जेक्ट बना दिया M, ठीक है। तो मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से देने होते हैं, या आप कुछ भी दे सकते हैं। सो बस आपने इन दोनों के
क्लस्टर नेम्स को जो है वो इक्वल कर देना है और फिर आपको जो है वो ये सारी आउटपुट मिल जाएगी। जहाँ जहाँ पे इस वाले क्लस्टर के जो क्लस्टर नेम है वो सेम होगा इसके कॉलम से, तो वो वाली आपको सारी सेम जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे देखें कि ये क्लस्टर नेम सेम सेम था, सिस्टम सी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मतलब जो भी आपके पास सेम डेटा होगा, सेम फाइल्स होंगी, वो आपको रिट्रीव होके मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने कंडीशन ही वही लगाई है। अच्छा, अब आ जाता है टॉपिक नंबर 110 कि हमने व्यूज़ को जो है वो डिफ़ाइन और मैनेज करना कैसे होता है। तो हमने कहा था कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो जैसे ही काम करना शुरू करता है डेटाबेस पे, डेटाबेस क्रिएट करता है, तो एक टेबल स्पेस जो है वो डिफ़ॉल्ट बन जाती है। मतलब जाहिर सी बात है कि आपने कोई टेबल बनाया है डीबीए ने, तो उसको कोई ना कोई जगह तो चाहिए होगी, स्पेस तो चाहिए होगी। तो हम जब कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट वर्किंग शुरू करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस एलोकेट हो जाती है। लेकिन कोई फंक्शनैलिटीज़, कोई डेटा फाइल्स आपके पास ऐसी होती हैं जिन्हें हमें थोड़ी देर के लिए अपने डेटा में रखना ज़रूरी होता है और फिर बाद में हमें वो कभी नहीं चाहिए होती। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी स्टोरेज को बचाने के लिए, उसको एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए हम उसको टेम्प्रेरी टेबल स्पेस में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसके अलावा फ़र्स्ट यूज़र जो होता है वो जब क्रिएट करता है अपना स्कीमा, जिसे हम ओनर ऑफ़ स्कीमा कहते हैं यूज़र को, तो वो जो है वो डिसाइड करता है कि एम्प्लॉयज़ और स्टाफ में किसके पास कौन से राइट्स होंगे, कौन से प्रिविलेजेस होंगे। फिर स्कीमा को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। अब व्यू जो है वो एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे हम स्टोर्ड क्वेरी भी कहते हैं, और जिस टेबल से वो डेटा फेच करके लाता है उस टेबल को हम बेस टेबल कहते हैं। ठीक है। सो व्यूज़ को जो है वो हम इम्प्लीमेंट काफ़ी सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। व्यूज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं और उसके अलावा इनमें अपना जो डेटा नहीं होता बल्कि उन्होंने किसी बेस टेबल से फैच किया होता है। ये दोनों कोड ब्लॉक्स जो हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। सो हम सिंपल व्यूज़ पे इंसर्ट, डिलीट और अपडेट के जो हैं वो ऑपरेशंस लगा सकते हैं। फिर टॉपिक नंबर 111 आ जाता है। इसमें आप जो है वो एक किसी जॉइन व्यू को जो है वो अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो एक अपडेटेबल जॉइन व्यू ऐसा जॉइन व्यू होता है जिसमें आपके पास बहुत सारे टेबल्स होते हैं। ठीक है। और वो फ्रॉम लाइक जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ना कि सिलेक्ट स्टूडेंट CGPA, स्टूडेंट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो उस फ्रॉम क्लॉज में कहीं ऊपर ऊपर जो डेटा पड़ा होता है वहाँ हम कहते हैं कि अपडेटेबल जॉइन व्यू जो है वो हम लगा सकते हैं। और दूसरी उसकी ये कंडीशन होती है कि ये विद रीड ओनली ऑप्शन के साथ रिस्ट्रिक्टेड ना हो, वो अपडेटेबल हो, लाइक उसमें हम सिर्फ रीड ना कर सकें बल्कि राइट भी कर सकें। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो अपडेटिंग जॉइन व्यूज़ के लिए यूज़ होते हैं। एक जनरल रूल आ जाता है कि कोई भी इंसर्ट, डिलीट या अपडेट ऑपरेशन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशन हैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये एक वक्त में एक ही बेस टेबल को अपडेट करेंगे। ये है जेनेरिक रूल या जिसे जनरल रूल कहते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है अपडेट रूल। अपडेट रूल ये कहता है कि किसी जॉइन व्यू के जो सारे कॉलम्स जिन पे अपडेट लगाई जा सकती है उनमें कोई ना कोई वो किसी की प्रिजर्व्ड वैल्यू को जो है वो फॉलो कर रहे हो। मतलब उसमें कोई ऐसा टेबल होना चाहिए की प्रिजर्व, जिसमें कीज़ जो है आपके पास प्रिजर्व्ड हो, और फिर हम क्या करते हैं कि वहाँ से डेटा रीड करके उठा लेते हैं। फिर डिलीट ऑप्शन में वो कहता है कि लाइक जो रोज़ हैं किसी जॉइन व्यू से वो सिर्फ तभी डिलीट की जा सकती हैं जब वो किसी एक की प्रिजर्व टेबल को यूज़ कर रही हो। अगर वो एक से ज़्यादा टेबल से लिंक्ड हैं तो फिर आप उस पर डिलीट रूल जो है या डिलीट नहीं कर सकते, रोज़ को ड्रॉप नहीं कर सकते। इंसर्ट टेबल भी इसी तरह से, तो आपने इनको एक बार रीड कर लेना है, लेकिन इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाता है कि आपने व्यू क्रिएट किया एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, और मैंने आपको बताया था कि व्यू के क्रिएट करने के सिंटेक्स में आपके पास एज कीवर्ड यूज़ होता है, जैसे इंडेक्स में ऑन होता है यूज़, है ना। फिर यहाँ पे क्रिएट व्यू, फिर व्यू का नाम दिया, फिर एज कीवर्ड लगाया, फिर सिलेक्ट, अब आपने कॉलम सेलेक्ट किए सारे, और फिर अब आपने दो टेबल्स के यहाँ पे नाम दे दिए। तो अगर आपको याद हो कि पहले सिंपल व्यूज़ जब हमने क्रिएट किए थे तो हमने यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय या फ्रॉम डिपार्टमेंट कहा था। क्यों? क्योंकि दोज वर सिंपल व्यूज़। ठीक है। अब हम क्योंकि जॉइन व्यू देख रहे हैं और जॉइन व्यू में तो आपके पास एक से ज़्यादा टेबल्स हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद जो है वो आपने एक से ज़्यादा टेबल्स ही मेंशन करने हैं। और सिलेक्ट और फ्रॉम के बाद आपके पास वेयर क्लॉज आ जाता है। वेयर में जो है वो आपने कंडीशन लगानी होती है, और आपने कह दिया कि भाई एम्प्लॉय टेबल का जो डिपार्टमेंट नंबर है, जहाँ जहाँ पे वो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के साथ मैच होगा ना, वहाँ से डेटा उठा लो। कौन कौन सा जो सिलेक्ट के आगे लिखा हुआ है, सिलेक्ट के आगे कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट लोकेशन आपने साथ ऐड किया, लाइक न्यूयॉर्क, बोस्टन वगैरह वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसमें आपके पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं।
यही ऊपर जो है वो सारी कोड ब्लॉक आपके पास सेम है। अब इसमें जो है वो कुछ कोड्स आपके पास चलेंगे और कुछ नहीं चलेंगे। अब जो पहला है वो चल जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें देखें आपने इस जॉइन व्यू, ये जो ऊपर आपने पूरा जॉइन व्यू क्रिएट किया है इस कोड ब्लॉक से, उसको आपने अपडेट करना है। और उसमें आपने कहा कि एम्प्लॉई डिपार्टमेंट, ये जो पूरा व्यू है जिसका नाम एम्प्लॉई डिपार्टमेंट है, ये देखें एम्प्लॉई डिपार्टमेंट ही है ना, इसको अपडेट करना है। और सैलरी को जो है वो आपने सैलरी को कर देना है 1.10 से मल्टीप्लाई, कहाँ? जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो है वो 10 के बराबर हो। तो यहाँ पे देखें वेयर कंडीशन में, फ्रॉम में या एंड के बाद आपने जो इन ऑपरेटर लगाया है, कहीं भी हमने सैलरी की बात नहीं की, तो आपने कोई भी इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, तो ये जो आपके पास डेटा है इस जॉइन व्यू में आराम से अपडेट हो जाएगा। सो ये ठीक है। फिर अब अपडेट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के इसी व्यू को आपने अपडेट करना है, लेकिन लोकेशन को आपने बोस्टन करना है सेट, जहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय का नेम जो है वो स्मिथ होगा। अब यहाँ पे एरर आ जाएगा ओरेकल की तरफ से। क्यों एरर आ जाएगा? क्यों? क्योंकि हमने तो ऊपर कहा है कि भाई जहाँ जहाँ पे डिपार्टमेंट आपके पास जो है वो लोकेशन अगर न्यूयॉर्क या बोस्टन में होगी, तो वहाँ पे आपने रिस्पेक्टिवली उन्हीं एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स को जो है वो क्या करना है कि उनके डेटा को अपडेट करना है। लेकिन अब ये लाजमी तो नहीं है कि एम्प्लॉय का नेम वहाँ पे स्मिथ हो। अब वो तो आपके रिकॉर्ड और आपके डेटाबेस पे डिपेंड करता है। तो ये कंडीशन हम खुद से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि बोस्टन को हम स्पेसिफाई कर चुके हैं लोकेशन को, कि ये जो है वो यूजुअली यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन के साथ जो है वो अप्लाई की जाएगी। तो हम खुद से इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते कि भाई जहाँ पे स्मिथ है वहाँ पे बोस्टन कर दो, ये नहीं हो सकता। तो ये जो है व्यू ये आपके पास नहीं होगा। फिर उसके बाद ये आ जाता है, इसमें डिपार्टमेंट नंबर सेट करना है 10, जहाँ पे ई नेम लाइक एम्प्लॉई नेम जो है वो स्मिथ हो। तो यहाँ पे भी जो है वो अगेन कॉलम को जो है वो मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम की तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। और उसके अलावा यहाँ पे अब डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे आपको क्या कोई रिस्ट्रिक्शन बताई गई है कि जिसमें हम जो है वो ऐसे चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये जो वेयर क्लॉज लगाया है इसमें हमने बेस ही आपके पास डिपार्टमेंट नंबर को बनाया है कि जहाँ पे एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के साथ सेम हो, वहाँ पे जो है वो एम्प्लॉय का नेम स्मिथ कर दो और डिपार्टमेंट नंबर जो है वो 10 कर दो। तो अब लाजमी तो नहीं है कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल दोनों में जहाँ पे जो हम डिपार्टमेंट नंबर 10 जो है वो रखना चाहें, वहाँ पे स्मिथ जो है वो एग्जिस्ट करता हो। सो अगेन आप इसको एक बार सुन लें या खुद से एक बार इसको रीड आउट कर लें। कहने का मकसद है कि जॉइन व्यू को तभी अपडेट किया जा सकता है जब आपने उसकी रिस्ट्रिक्शंस में कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई ना की हो जो बाद में आपको अपडेट करते हुए मुश्किल हो रही हो। हाँ, अगर आपने उस चीज़ को डिस्कस ही नहीं किया रिस्ट्रिक्शन में, तब आप इजीली उसको कर सकते हैं। इसी तरह अब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुली रन करेगी। यहाँ पे देखें विद चेक ऑप्शन लगा हुआ है, फिर व्यू क्रिएट हुआ हुआ है, कॉलम्स नेम सेलेक्ट हुए हैं, पिछले की तरह ही है, बस एग्जांपल चेंज है। सो अब इसमें आपने जो है वो वैल्यूज़ जो है वो करनी है। अब यहाँ पे देखें कि कोई नीचे जो है वो इन क्लॉज के साथ या इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी। तो सिंपल आपने एम्प्लॉय नेम आपने ये रख दिया, फिर एम्प्लॉय नंबर था 9010 एंड देन यू हैव द डिपार्टमेंट नंबर विच इज़ 40। तो यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, चेक ऑप्शन थी सिंपल। तो ये हो गया। फिर उसके बाद अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये फ़ेल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब देखें कि फ़ॉरन की वैल्यू, अब ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल था लेकिन इसमें अब वो आपको कह रहा है कि डिपार्टमेंट नंबर। अब पीछे जो हमने देखा था यहाँ पे देखें आपने जो है वो डिपार्टमेंट नंबर को तो सिलेक्ट ही नहीं किया था, एम्प्लॉय 1 का ई नेम और एम्प्लॉय नेम और ये सारा कुछ जो है वो आपने देखा था, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर तो आपने सेलेक्ट ही नहीं किया। तो फ़ॉरन की जो है वो रेफरेंस नहीं ले सकेगी, इसलिए ये काम नहीं करेगा, ये अपडेट नहीं हो सकेगी। इसी तरह यहाँ पे अब क्या होगा कि आपके पास जो है अगेन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल है लेकिन लोकेशन को नहीं आपने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ, तो दो टेबल्स में इकट्ठा इंसर्ट नहीं किया जा सकता डेटा अगर आपने उनको एक्सप्लिसिटली या क्लियरली जो है वो कॉलम की शक्ल में ऊपर मेंशन नहीं किया। तो फिर यहाँ पे डेटा डिक्शनरी व्यू आ जाते हैं कि जहाँ पे टेबल नेम ये हो वहाँ से ये वाले कॉलम जो हैं वो आपने पिक कर लेने हैं, वो आपको आउटपुट में यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन ये वाली स्लाइड जो स्टार्ट वाले मतलब सीक्वल सिंटेक्सेस हैं आपने उनको ज़्यादा गौर से देख लेना है, क्योंकि आना बेसिक ही है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड आना है, तो आपको लगना है कि शायद आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन मेन चीज़ें जो इसमें बताई हुई हैं उनको एक बार देख लें, ताकि अगर ये एग्जैक्टली कोड ये वाला ना भी आए तो आपको पता हो कि हाँ व्यू ऐसे करना है क्रिएट, और इंडेक्स ऐसे क्रिएट करना है, क्लस्टर्ड इंडेक्स ऐसे है, ड्रॉप कैसे करना है, ऑल्टर कैसे करना है, मतलब इस तरह की चीज़ें आपने याद रखनी है।
अच्छा, अब सीक्वेंस कैसे क्रिएट करते हैं? सीक्वेंस जो होता है वो एक ऑटो नंबर होता है, और मैं इसको आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्टूडेंट टेबल आपने क्रिएट किया, उसमें अब फॉर एग्जांपल मैंने 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड इंटर करना है, तो मैं नाम लिखूँगी, इंटर प्रेस करूँगी, तो अगर मैंने वो बुलेट्स, अगर आपने कभी MS वर्ड ज़्यादा यूज़ जब किया होगा तो अभी आपको पता होगा कि हम एक वैल्यू इंटर करते हैं, फिर इंटर प्रेस करते हैं तो वो खुद ही से 2 लिखा हुआ आ जाता है, अगर हमने लिस्टिंग वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल किया हुआ है। फिर वैल्यू लिखें, फिर इंटर करें, फिर वो 3 खुद से आ जाता है। तो सीक्वेंस भी इसी तरह काम करते हैं कि सिस्टम जो है वो सरोगेट की तरह, जो आर्टिफिशियल की होती है, जो सिस्टम जनरेटेड की होती है, जो हमारे यूज़र्स के किसी खास काम की नहीं होती, वो सीक्वेंस जो है वो ऑटो नंबर डिसाइड कर लेता है, ठीक है। फिर उसके अलावा इसमें जो सीक्वेंस डेफिनेशन होती है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सीक्वेंस का नाम, फिर उसके बाद सीक्वेंस में असेंडिंग इंटरवल होगा या डिसेंडिंग होगा, फिर डेटाबेस जो है वो लाइक उसको कैशे करेगी, मेमोरी में स्टोर करेगी या नहीं करेगी, उसके अलावा इसमें कोई साइकिल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें कि सीक्वेंस क्रिएट किया, सीक्वेंस का नाम दिया, स्टार्टिंग पॉइंट उसको बताया कि 1000 से वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा, 1000, 1001, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और वो एक एक करके इंक्रीमेंट करता जाएगा, ना कैशे में स्टोर होगा और ना फिर उसका कोई साइकिल बनेगा, लाइक फिर भी वैल्यूज़ रिपीट भी नहीं होंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि एक ही सीक्वेंस जनरेटर जो है वो काफ़ी सारे टेबल्स के लिए इकट्ठा नंबर्स को जनरेट किया कर सकता है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि हम इसको काफ़ी ज़्यादा टेबल्स और काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो इकट्ठे इस को जो है वो सीक्वेंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम दिया, फिर आपने डिफरेंट कंडीशंस लगा दी, और देखें ये जो आपको ब्रेसेस नज़र आ रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, दे आर बेसिकली शोइंग कि ये जो हैं वो ऑप्शनल हैं और आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको इंसर्ट करते हैं अपने डेटा में ऑप्शन को या नहीं करते। सो इंक्रीमेंट बाय इंटरवल, कि अब आपने इंटरवल जो है वो सिलेक्ट कर दिया कि मतलब फॉर एग्जांपल समझ लें कि पहली वैल्यू 2 पे हुई है, फिर अगली जो है वो 4 पे होगी, फिर आप इंटर प्रेस करें, फिर अगला 6 होके अपडेट आ जाएगा। तो जो ऑटो इंक्रीमेंट है वो इंटरवल के हिसाब से होगा। फिर स्टार्ट आपने करना है फर्स्ट नंबर से, फिर मैक्सिमम वैल्यू दे देनी है, या फिर आपके पास चॉइस है कि नो मैक्सिमम वैल्यू, कि कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, जितनी मर्जी इंटर करिए हो, ठीक है, करते जाएं। फिर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ जाता है, मिनिमम वैल्यू का यहाँ पे आपने इंटर करनी है, और अगर वो नहीं है तो आपने डिक्लेयर कर देना है कि नो मिनिमम वैल्यू। इसी तरह साइकिल है या नो साइकिल, कैशे है तो कितना साइज़ लेगा मेमोरी में, या फिर नो कैशे, ऑर्डर है तो है या फिर नो ऑर्डर। अच्छा, फिर उसके बाद सीक्वेंस की यहाँ पे सेम एग्जांपल आ जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आपके पास है सूडो कॉलम है। सूडो कॉलम मैंने आपको आई गेस फर्स्ट वीडियो में भी पहले बताया था कि वो क्या होता है कि वो ऑर्डर पे आपके पास जो है वो वैल्यूज़ को खुद से अज्यूम कर लेता है, यूज़र को या किसी भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सप्लिसिटली जो है वो नहीं उठानी पड़ती। अच्छा, फिर इंसर्ट इनटू टास्क्स, फिर वैल्यूज़ आपको दे दी, और आपको सिंगल कोटेशन में लाइक ये फिर आपके पास आ जाएगा कि आपने ओरेकल में सीक्वेंस क्रिएट करना है, और आईडी सीक्वल, लाइक ये जो आपके पास क्या लें कि आपने सीक्वेंस क्रिएट किया था वो नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा फ्रॉम डुअल। ये यहाँ पे इनकम्प्लीट है वैसे थोड़ा। अच्छा, फिर यहाँ पे जो है वो डेटा डिक्शनरी व्यूज़ जो हैं वो यूज़र के लिए हो सकते हैं, ऑल के लिए हो सकते हैं, जैसे वो हमने पढ़ा था कि व्यूज़ 3 टाइप्स के होते हैं, कि डीबीए के लिए, यूज़र के लिए या ऑल के लिए। अच्छा, अब सीक्वेंसेस को अल्टर या ड्रॉप जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? आपके पास अल्टर एनी सीक्वेंस कमांड होनी चाहिए, प्रिविलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपने बस सिंपल अल्टर सीक्वेंस जो है वो कीवर्ड लगाना है, बाकी सारा कुछ सेम होगा। फिर उसके अलावा करंट वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू, ये दोनों कीवर्ड्स जो हैं वो कुछ चीज़ों पे, कुछ जगहों पे यूज़ नहीं हो सकते। किसी सब क्यूरी में, लाइक क्यूरी के अंदर क्यूरी, उसमें नहीं हो सकते। उसके अलावा किसी व्यू क्यूरी में नहीं हो सकते। सेलेक्ट स्टेटमेंट में अगर डिस्टिंक्ट आपने ऑपरेटर लगाया हुआ है तो नहीं हो सकते, या सेलेक्ट स्टेटमेंट में आपने ग्रुप बाय या ऑर्डर बाय क्लॉज लगाया हुआ है तो भी आप नेक्स्ट वैल्यू या करंट वैल्यू जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह अगर सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यूनियन, इंटरसेक्ट या माइनस सेट ऑपरेटर के साथ है, या फिर वेयर क्लॉज के साथ है, या फिर कोई कंडीशन लगी हुई है, कोई चेक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, तो तब हम नेक्स्ट वैल्यूज़ और करंट वैल्यूज़ नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रेंट्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफिकेशंस होंगे, और वो उस हिसाब से डेटा फैच होके आएगा। हम अपनी मर्ज़ी से कोई अल्टरेशन नहीं कर सकते। फिर सीक्वेंस नंबर को आपने कैसे करना है या नहीं करना, तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस उस सीक्वेंस को यूज़ कर रही हैं तो आप उसका कैशे बना लें, उसको मेमोरी में स्टोर कर लें, अदरवाइज़ ना करें। और फिर सीक्वेंस ड्रॉप करने के लिए आपने ड्रॉप एनी सीक्वेंस प्रिविलेज या ड्रॉप एनी सीक्वेंस कमांड यूज़ करनी है, और यहाँ पे ये करके दिखाई हुई है। और जब हम कोई सीक्वेंस ड्रॉप करते हैं तो उसकी डेफिनेशन जो है वो डेटा डिक्शनरी से रिमूव हो जाती है, और अगर आपने उसका कोई सिनोनिम या कोई एलियस बनाया होता है तो वो रहता तो है, लेकिन जब हम उसको रेफ़र करने की या उसको फेच करने की कोशिश करते हैं तो आपको एरर शो हो जाता है। अच्छा, अब था टॉपिक 114।
अभी जो हम सिनोनिम्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे वही जो हैं वो सिनोनिम्स आ गए हैं। अब सिनोनिम्स जो हैं वो बेसिकली एक एलियास होता है, जैसे जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि हम नाम या हम शक्ल, ठीक है, तो मतलब ट्विन टाइप सिनोनिम होता है। और सिनोनिम जो है वो आपको लाइक ये जो एलियासेस होते हैं ये आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि असल ओनर और उसका नाम और उसकी फंक्शनैलिटी छुप जाती है, और आपको एक ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है लोकेशन के हिसाब से, कि हमें लग रहा होता है या वो प्रिटेंड ऐसे कर रहे होते हैं कि ये डेटा असल क्रिएटर से आ रहा है, लेकिन वो असल से नहीं आ रहा होता, वो उसके सिनोनिम्स ही होते हैं। लाइक क्रिएटर ही क्रिएट करता है सिनोनिम्स को, लेकिन ये यूज़ करने में आसान होते हैं और ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ और निटीज़ को बचा लेता है, लाइक उससे आपको अवॉइड करता है। अब यहाँ पे देखें कि अब फॉर एग्जांपल आपने किया कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्कॉट डॉट एम्प्लॉय, तो अब क्या होगा कि हमें अगर फॉर एग्जांपल स्कॉट ने कोई टेबल बनाया हुआ है, तो हमें अगर उससे कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई रो सेलेक्ट करनी है, तो हम कहेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्कॉट डॉट एम्प्लॉय। तो देखिए हमें यहाँ नाम देना पड़ रहा है। तो अब अगर कल को क्या होता है कि स्कॉट चेंज हो जाता है, कोई और यूज़र हो जाता है, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमें स्कॉट ना बार बार कहना पड़े, बल्कि हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय ही डायरेक्ट करें। तो उसके लिए हम स्कॉट को कहेंगे कि भाई तुम सिनोनिम्स या एलियासेस बना दो कि वहाँ पे नाम नहीं शो होगा, बल्कि हमें वो डायरेक्ट एम्प्लॉय टेबल मिल जाएगा। फिर सिनोनिम्स की दो टाइप्स होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक सिनोनिम वो होता है जो किसी स्पेशल यूज़र ग्रुप ने ऑन किया होता है और वो हर कोई जो है वो डेटाबेस में एक्सेस कर सकता है। और प्राइवेट सिनोनिम वो होता है जो सिर्फ उन्हीं यूज़र्स को जो है वो शो होता है, लाइक जो उसको ओन करते हैं या फिर जिनको प्रिविलेजेस या ग्रांट्स मिली हैं, हर किसी को नहीं शो होता, ठीक है। फिर सिक्योरेबल सिनोनिम्स जो हैं वो सिनोनिम्स जो हैं वो खुद से सिक्योरेबल नहीं होते। जब हम जो है किसी सिनोनिम पे किसी यूज़र को, किसी एंड यूज़र को ग्रांट्स देते हैं, परमिशंस देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम जो है वो अपने लाइक अपने सिस्टम की या अपने टेबल की एक्सेस जो है वो खुद से दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एंड द सिनोनिम इज़ एक्टिंग ओनली एज एन एलियस फॉर द ऑब्जेक्ट इन द ग्रांट स्टेटमेंट, के ग्रांट में हम सिनोनिम को यूज़ करते हैं, लेकिन इन एक्चुअल आपके पास वही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन सिर्फ क्या होता है कि उसकी कॉपी बन जाती है। फिर अब क्या होता है कि अगर आपने अपने स्कीमा में कोई प्राइवेट सिनोनिम बनाना है, तो हम क्रिएट सिनोनिम प्रिविलेज यूज़ करेंगे। अगर आपने किसी और के स्कीमा में कोई सिनोनिम बनाना है, और तो फिर हम क्रिएट एनी सिनोनिम जो है वो यूज़ करेंगे। और ये दोनों थे प्राइवेट सिनोनिम के केस में। और अगर आपने पब्लिक सिनोनिम बनाना है जैसे कोई भी एक्सेस कर सके, तो सिंपली हम क्रिएट पब्लिक सिनोनिम जो है वो सिस्टम प्रिविलेज यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिएट सिनोनिम की कुछ यहाँ पे आपके पास कमांड्स आ जाती हैं, जैसे क्रिएट पब्लिक सिनोनिम, सिनोनिम का नाम दिया फॉर, अब ये जो स्कॉट की जगह अब यहाँ पे इजाज़ है, आप इसकी जगह कोई भी यूज़र रख सकते हैं। फ्रॉम यूज़र फॉर यूज़र डॉट एम्प्लॉय के यूज़र, इस यूज़र ने जो एम्प्लॉय टेबल बनाया हुआ था वहाँ पे जो है वो आपने उसका एक सिनोनिम क्रिएट कर लेना है। और इसी तरह अगर किसी और का आपने करना है तो ये उसके लिए ये था। और अगर आपने एक स्कीमा के अंदर ही एक कोई और उसी के अंदर रहते हुए कोई सिनोनिम क्रिएट करना है, तो आपने क्रिएट सिनोनिम के बाद नाम देना है और फिर बाकी सारा सेम है। देखें पब्लिक सिनोनिम वो होता है जो किसी और लाइक सब उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब बस पब्लिक कीवर्ड आपने हटाया, बाकी सारा कुछ सेम ही है। तो अब क्रिएट सिनोनिम हमने किया, तो यहाँ पे देखें क्रिएट सिनोनिम, और फिर आपने यहाँ पे दो जो हैं वो बार्स लगाए, और फिर आपके पास जो है वो टेबल नेम आएगा। तो देखें क्रिएट सिनोनिम स्पेस फिर टेबल नेम फॉर यूज़र वन, तो इसको सिंगल कोटेशंस में इसलिए लिखा है और क्रिएट सिनोनिम को सिंगल कोटेशन में इसलिए लिखा है ताकि एग्जैक्ट आपके पास कंसोल पे शो हो जाए। और फिर उसके बाद टेबल नेम, तो क्या होगा कि ये जो है वो रिपीट हो रहे हैं, लाइक एम्प्लॉई, और फिर यहाँ पे भी एम्प्लॉई, डमी डमी, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। तो कहने का मकसद है कि जो सिंगल कोटेशन में होगा वो एज इट इज़ आपको शो हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है टॉपिक नंबर 115। इसमें हमने सिनोनिम्स को, हमें ये तो पता चल गया कि क्या होते हैं, अब हमने उनको क्रिएट कैसे करना है और ड्रॉप कैसे करना है। तो क्या होगा कि अगर लाइक हमने स्कीमा को स्पेसिफाई करना होता है कि हम इसमें सिनोनिम बनाना चाहते हैं, जब हम, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जब हम कोई सिनोनिम क्रिएट करते हैं तो हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हम किस स्कीमा, किस टेबल, किस डेटाबेस के लिए बनाना चाह रहे हैं। अगर आप स्कीमा को ओमिट कर देते हैं, मतलब इजेक्ट कर देते हैं, नहीं उसको इंक्लूड करते, एक्सक्लूड कर देते हैं, तो क्या होगा कि वो डिफ़ॉल्ट पे उठा लेगा ओरेकल डेटाबेस आपकी अपनी स्कीमा। उसके अलावा किस स्कीमा के लिए जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं सिनोनिम्स और एलियासेस बना सकते हैं, किसी टेबल के लिए, किसी व्यू के लिए, किसी प्रोसीजर फंक्शन के लिए, किसी जावा क्लास ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये डिफरेंट है, इनको आपने एक दो बार रीड कर लेना है। अच्छा, और बनाते कैसे हैं, क्रिएट सिनोनिम, फिर सिनोनिम का नाम दिया फॉर, फिर यहाँ यूज़र का नाम डॉट लोकेशन उसके टेबल का नाम।
ठीक है, और यहाँ ऐड करेंगे तो भी जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन सेट हो जाती है। फिर सिलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, इससे क्या होगा कि हम सिनोनिम को एक्सेस कर सकते हैं इजीली। और फिर अल्टीमेटली आपने अगर उनको ड्रॉप करना है तो जैसे क्रिएट सिनोनिम और फिर सिनोनिम का नाम था, वैसे ही ड्रॉप सिनोनिम और फिर सिनोनिम का नाम आ गया। इसी तरह वो प्राइवेट सिनोनिम नहीं है बल्कि पब्लिक है, तो फिर आपने साथ यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड ऐड कर देना है। ठीक है, तो क्रिएट सिनोनिम। अब यहाँ पे जो ऊपर आपको लाइन पे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ऑप्शनल हैं कि क्रिएट या उसकी जगह रिप्लेस भी कह सकते हैं, और क्रिएट सिनोनिम या ये भी कह सकते हैं क्रिएट पब्लिक सिनोनिम। फिर यहाँ पे स्कीमा का नाम दे भी सकते हैं, और अगर नहीं देंगे तो वो ओरेकल डेटाबेस आपका अपना स्कीमा उठा लेगा ऑटो पे। ठीक है, तो मतलब इस तरह से यही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 101 to 115। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।